स्क्रीन शेयर हो गया अब आप लोग का? यस सर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और आगे भी बढ़ते रहे, अपने मित्र को शेयर भी करते रहें। आप लोग शेयर तो करते नहीं होंगे। खुशी अभी तक शेयर नहीं की है किसी को, मुझे पता है। तो शेयर करो और बोलती है यस करेंगे सर। कितना? 100 लोगों को। हाँ हो जाएगा। वेरी गुड। देखते हैं आज कितना सब्सक्रिप्शन बढ़ा रही है। सभी को 10-10-20 का टारगेट रखो, फटाफट तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन को हम लोग देख रहे थे और टर्म हम लोग देख रहे थे कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड कौन कौन से टर्म होते हैं। इस टर्म को पहला हमने देखा डिसइन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है? रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब अगर महंगाई दर किसी रेट से बढ़ रही है, मान लो वो 4% से बढ़ रही है या फिर वो 5% से इसका रेट बढ़ रहा है, तो उस रेट में जो कमी मिलती है, मान लो ये 4% से बढ़ा, 5% से बढ़ा और अचानक से ये 2-3% या 3.5% के आसपास हो गया, मतलब अगर कभी भी बाजार में मुद्रास्फीति की दर में कमी आने लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसइन्फ्लेशन। और अधिक होने लगे तो क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। क्लियर है? दूसरा क्या है? डिफ्लेशन। परसिस्टेंट डिक्रीज इन द प्राइस लेवल। अगर बाजार में किसी वस्तु की जो प्राइस लेवल है, मान लो 4 रुपए थी, आज हो गई 3 रुपए, कल हो गई 2 रुपए, फिर हो गया 1 रुपए, फिर हुआ कि कोई लेना ही नहीं चाहता है, फ्री में लेना चाहता है, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया? रिफ्लेशन। तो प्राइस लेवल इंक्रीज करता है कब? जब आप रिसेशन से उबरना चाहते हो। तो रिसेशन क्या है कि जब आपकी इकोनॉमिक पूरी शट डाउन होने की ओर रहेगी, कल पुर्जे कारखाने सब बंद होने लगेंगे, लेकिन फिर से रिसेशन के बाद जो है आप अपने आप को अप्रूव करोगे या इम्प्रूव करोगे, ऐसे समय में जो प्राइस लेवल में बढ़ोतरी होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेशन। इसका मतलब क्या हो गया? डिफ्लेशन का उल्टा क्या हो गया? रिफ्लेशन। क्लियर हो गया? और इन्फ्लेशन का उल्टा क्या हो गया? डिसइन्फ्लेशन। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन? तो क्या बोलेगा? डिसइन्फ्लेशन। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डिफ्लेशन? तो क्या बोलिएगा? रिफ्लेशन। क्लियर है? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। आप देखिए क्या है बताइए। हाँ बोलो। अपोजिट वर्ड से बताइए कुछ। इन्फ्लेशन का अपोजिट, इन्फ्लेशन। हाँ, अपोजिट का इन्फ्लेशन हो गया डिसइन्फ्लेशन। अपोजिट में क्या होता है? प्राइस बढ़ता है और महंगाई दर काफी तेजी से बढ़ता है, तो उसी का उल्टा क्या हो गया? जब प्राइस या महंगाई दर क्या हो? कम हो, तो उसको कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। अब डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन में प्राइस लेवल बहुत तेजी से गिरता है और हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइस लेवल काफी तेजी से बढ़ता है। मतलब निगेटिव इन्फ्लेशन और पॉजिटिव इन्फ्लेशन। कई बार आपको एग्जामिनेशन पूछ देगा कि पॉजिटिव इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, तो आंसर क्या लिखिएगा आप लोग? हाइपर इन्फ्लेशन। और निगेटिव इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन। और रिफ्लेशन क्या है? द प्राइस लेवल जो इंक्रीज करता है कब? जब आप रिसेशन या इकोनॉमिक में सुधार लाने के लिए जब किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेशन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है क्रिपिंग इन्फ्लेशन। इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज लो, इतना हो जाए कि आपका जो एक लेवल है उस लेवल से भी नीचे आपका अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो जाए, अप टू 3% या लोअर देन 3% हो जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिपिंग इन्फ्लेशन। मतलब क्लाइमेक्स है, इसके नीचे जाएगा तो बर्बादी निश्चित है। मतलब ये इंडिकेटर दे देता है इकोनॉमिक्स को कि क्रिपिंग इन्फ्लेशन आ चुका है। इसके बाद आप बैंक करप्ट होइएगा, इसके बाद इंसॉल्वेंसी में जाइएगा, तब फिर आप रिसेशन के कगार पर चल जाइएगा, क्राइसिस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो? माइल्ड टू मॉडरेट हो, मतलब कम से ज्यादा, मतलब तेजी से बढ़ रहा हो और वह एक 2 to 6% से भी लेवल बढ़ जाए, आपका 3 to 7% हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई ने आपके जो इन्फ्लेशन को 2% से लेकर 6% तक रखा है। कब तक? 2025 तक। ठीक है। उसके बाद क्या है? रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है एक क्लाइमेक्स से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। देखिए
क्लाइमेक्स से कम हो रहा तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन, क्लाइमेक्स से ज्यादा हो रहा तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्रिपिंग इन्फ्लेशन मतलब वो भी टॉलरेबल नहीं है क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्राइस कम हो रहा है, और गैलोपिंग इन्फ्लेशन ये भी टॉलरेबल नहीं है क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्राइस बढ़ रहा है, और बीच वाला जो इन्फ्लेशन है वो वॉकिंग इन्फ्लेशन हो गया। तो क्रिपिंग, वॉकिंग एंड गैलोपिंग। क्लियर हो गया? ये क्लियर है जी? Yes, sir. देखिए ये एक लेवल है, इस लेवल से नीचे आ गया तो जिस लेवल से नीचे आने लगा क्रिपिंग, और यह एक लेवल है, और जिस लेवल से ऊपर आने जाने लगा तो गैलोपिंग। तो ये जो लेवल है और ये जो लेवल है ये टॉलरेटिव लेवल है, ये अपर टॉलरेटिव लेवल है, ये लोअर। तो मान लो सरकार ने कहा है 2%, इसको कहा है 6%, तो 6% से ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? गैलोपिंग, और 2% से नीचे जाने लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका? क्रिपिंग इन्फ्लेशन। क्लियर है? अब क्या आता है? रन अवे या हाइपर इन्फ्लेशन। जब आपका इन्फ्लेशन एक्सट्रीम तक पहुंच जाए, मतलब वह जो है गैलोपिंग की ओर जाने लगे, तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन जैसे ही होता है तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने से क्या होगा? स्टैग इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो किसी भी मार्केट में महंगाई के साथ साथ अगर बेरोजगारी की भी रेट और दर बढ़ती है तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? नहीं सर। अब इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो हम एक इंडेक्स बनाते हैं, इस इंडेक्स को कहते हैं माइजरी इंडेक्स। क्या कहा जाता है? माइजरी इंडेक्स। इंडेक्स माने सारणी होता है। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया 8% और रेट ऑफ आपका क्या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया 5%। फिर आगे चले तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 8%, लेकिन आपका क्या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया 6%। तो इस तरह का एक इंडेक्स, एक सारणी बना लेते हैं, उसी सारणी को हम लोग क्या कहते हैं? माइजरी इंडेक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इन्फ्लेमेटरी गैप। ये क्या होता है? जो एग्रीगेट डिमांड होता है बाजार में, जो एग्रीगेट डिमांड होता है वह अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जिसे इन्फ्लेमेटरी गैप कहा जाता है। जब कभी भी आपकी अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट जो है एट ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाए, मतलब जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा होने लगे, मतलब वस्तु की मांग लगातार बढ़ रही है तो उसके पीछे पीछे कौन आएगा? सप्लाई आएगा उसको पूरा करने के लिए। जैसे आप एक बिजनेसमैन हो, आपको पता चला कि तेली मोहल्ला में जो है फलाने पेन का जो है कीमत काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? तेजी से उसका उत्पादन करोगे कि नहीं करोगे? तो जब किसी अवस्था में अचानक से किसी वस्तु की डिमांड काफी बढ़ जाए, और डिमांड ही नहीं, एग्रीगेट डिमांड मतलब चारों तरफ से डिमांड बढ़ने लगे, ओनली तेली वाला नहीं, पूरे के पूरे लोकेशन में बढ़ने लगे, तो एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाते हैं। और एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने के लिए फटाफट क्या होता है? मजदूर को, मशीन को, रूम रेंट को फटाफट क्या लेना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल स्टेटस में पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं इन्फ्लेमेटरी गैप। क्लियर है? दूसरा क्या है? डिफ्लेनरी गैप या डिफ्लेनेटरी गैप। इसमें क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गया, आपने इतना ज्यादा उत्पादन कर दिया, उसके रिस्पेक्ट में आपका डिमांड क्या है? कम है। तो ये क्या होगा? ये भी कब होगा? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, क्योंकि आपने पूरा का सप्लाई बढ़ा दिया है बाजार में, इसका मतलब उत्पादन किया है, और उत्पादन किया है तो क्या हुआ है? आपका डिमांड लेकिन अचानक से घट गया। होता है ना कि कल को बाजार में अचानक से प्याज के दाम काफी तेजी से बढ़ गए, या प्याज के मांग काफी तेजी से बढ़ गए, लेकिन परसों वाले बाजार में स्थिति में देखा कि काफी नीचे गिर गया। तो ये आपके कच्चे प्रोडक्ट में देखने को ज्यादा मिलते हैं, इन्फ्लेमेटरी गैप और डिफ्लेमेटरी गैप। एक में डिमांड ज्यादा है, एक में सप्लाई ज्यादा है। जिसमें डिमांड ज्यादा है, डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड, उसे कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी गैप, और जिसमें सप्लाई ज्यादा है उसे डिफ्लेमेटरी गैप कहा जाता है। क्लियर है? प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। नेक्स्ट क्या है? सप्रेस और रिप्रेस इन्फ्लेशन। ये बड़ा अच्छा टर्म है, इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सप्रेस या डिप्रेस मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है तो सप्रेस, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया तो डिप्रेस या रिप्रेस कहलाता है। मतलब हियर गवर्नमेंट विल नॉट अलाउइंग राइजिंग ऑफ प्राइस, मतलब इस स्थिति में गवर्नमेंट कभी अलाउ नहीं करता है
कि वस्तु की कीमत को बढ़ाया जाए इंस्पाइट हैविंग द एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड 10% बढ़ता है, आप सप्लाई भी 8% बढ़ा देते हो, तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। इसलिए इसमें गवर्नमेंट जो है कभी भी आपको प्राइस बढ़ाने की इजाजत नहीं देती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ओपन इन्फ्लेशन, ए सिचुएशन वेयर द प्राइस लेवल राइजेस विदाउट एनी प्राइस कंट्रोल मेजर बाय द गवर्नमेंट। तो ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसको आप लोग काला बाजारी का एक रूप कह सकते हैं, जिसमें सरकार की कोई भी कंट्रोल एक्टिविटी ना हो, सरकार किसी भी प्रकार का कंट्रोल करने में सक्षम ना हो, या सरकार किसी भी प्रकार का प्राइस की बढ़ोतरी को लगाम लगाने का कोई उपाय नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ओपन इन्फ्लेशन या काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, इलीगल इन्फ्लेशन कह सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? कोर इन्फ्लेशन, बेस्ड ऑन दोज आइटम हुज प्राइस आर नॉन वोलाटाइल्स। मतलब ऐसा इन्फ्लेशन जिसका प्राइस क्या हो? नॉन वोलाटाइल हो, मतलब कांस्टेंट रहता हो। जैसे बाटा के जो भी प्रोडक्ट लोगे तो उसका प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाजार में डिमांड और बाजार में सप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाटा अपना जूता का दाम 4000 रखा है तो रखा है। ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा है तो प्राइस कम कर दिया और दीपावली है तो प्राइस बढ़ा दिया। वो कोर इन्फ्लेशन होता है, मतलब वो कंटिन्यूअस लॉन्ग पीरियड तक सेम प्राइस में रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर इन्फ्लेशन। ये वही कर पाता है जिस भी प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज होता है। जैसे बिस्लरी, बिस्लरी एक ब्रांड इमेज बन गया है, तो बिस्लरी ने अपना प्राइस 20 रुपया फिक्स कर दिया है, तो भारत के हर एक जगह पर आपको 20 रुपया में बिस्लरी उपलब्ध है। लेकिन जो लोकल वाटर है वो कहीं 15 रुपए में, गर्मी ज्यादा हो गई तो वही 20 रुपए में, ठंडा ज्यादा हो गया तो वो 5 रुपया में भी बेचने को तैयार होता है। लेकिन बिस्लरी ऐसा नहीं करता है, वो ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बिस्लरी है तो दाम 20 रुपया है, 18 रुपया है, जो भी है। इसका मतलब ये इसका प्राइस क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब परिवर्तनशील नहीं होता है, और लॉन्ग समय तक वैसे प्रोडक्ट का होता है जिसका ब्रांड इमेज होता है। या आप कहो कि वैसा प्रोडक्ट जो प्राइस वार करके अपना उत्पादन नहीं बेचती है, वैसे प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोर इन्फ्लेशन वाले प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्लियर है? कोई सवाल? नेक्स्ट है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ऑल कमोडिटीज, जो भी कमोडिटीज है जिसकी पहली प्राइस होती है उसे हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। और नेक्स्ट है और लास्ट है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ड्यू टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम लाइक इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेटस। इसके कारण जो महंगाई होती है उसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे अगर आप शिमला, मनाली, कुल्लू जैसे जगहों पे जाओगे तो हाई हिल पर जो प्रोडक्ट है उसको ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, या कॉस्ट काफ़ी बियर करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये क्या करता है कि सीधा का सीधा आप समझ जाओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च आता है या उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च आता है उसका भी दाम उस प्रोडक्ट में जोड़ लिया जाता है। जैसे कि मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम कुल्लू मनाली और कुल्लू मनाली से रोहतांग गए थे, तो कुल्लू मनाली में जब भुट्टे खाए थे उस भुट्टे का दाम था 10 रुपया, और उसी भुट्टे का दाम रोहतांग दर्रा में हो गया 50 रुपया। क्यों हुआ? स्ट्रक्चरल डिफ्लेशन था, जिसके कारण आपकी वस्तु की कीमत क्या हो गई? वहां पे बढ़ गई थी। उसके लिए ना तो कॉस्ट रीजन था, ना तो डिमांड रीजन था। रीजन कौन था? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? यस या नो? जैसे आपने लिखा हुआ है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, Yes, मतलब sir. ढांचागत बाधाओं जैसे संरचनात्मक समस्याओं के कारण। जैसे अभी अगर आपको मान लो आप जिस एरिया में रहते हैं फ्लड आ जाएगा, इस एरिया में फ्लड जैसे ही आ गया तो चीज़ों की कीमत क्या होगी? तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि लिमिटेड साधन है और कम्युनिकेशन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ना तो बाजार रिस्पॉन्सिबल है, ना तो डिमांड रिस्पॉन्सिबल है, ना तो कॉस्ट रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी स्थिति में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह के मुद्रास्फीति को हम लोग संचरात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपको नोट्स के रूप Yes, में sir. पीडीएफ चला जाएगा, इसको पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में रहता है। या तो डिसइन्फ्लेशन पूछाएगा, या डिफ्लेशन पूछेगा, डिफ्लेशन पूछेगा, क्रिपिंग इन्फ्लेशन पूछेगा, वॉकिंग ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन पूछेगा, रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन पूछेगा, रन अवे या हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैग इन्फ्लेशन, माइजरी इंडेक्स सर क्वेश्चन कैसे रहेगा सर? पूछा रहेगा कि किस सिचुएशन को आप क्या कहते हैं? डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो वहां लिख देगा
कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन, दूसरा लिख दिया कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द प्राइस, तीसरा लिख दिया कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो क्या होगा, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इस तरह से चॉइस बना देगा, तो ये आपका एक चॉइस में दिया रहेगा, ये पंच लाइन मैंने इसीलिए टाइप करवाया है कि ये यही लिखा रहेगा आपका। ठीक है, तो जहां ये लिखा है डायरेक्ट वहां मार दीजिएगा, ये रिडक्शन की जगह पे डिक्रीज भी लिख सकता है। ठीक है, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बस यही डिफरेंस होगा, बाकी जो चीज लिखी गई है सेम चीज लिखा रहेगा आपके चॉइस में, उसी को आपको आंसर कर देना। करेक्ट? यस सर। और फिर हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सेशन में आएंगे तो आएंगे ना। आइए Yes, sir. आज का नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पॉवर्टी। पॉवर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, गरीबी। क्या कहते हैं, गरीबी। गरीबी। आप लोगों में से कितने लोग गरीब हैं? सर हम लोग तो बेरोजगार लोग गरीब हैं। बेरोजगार अलग बात है, गरीब कितने लोग हैं? सब कोई अमीर है। क्या है, आपको जीने के लिए, आपको जीने के लिए, आपको सर्वाइवल के लिए जितनी भी नेसेसिटी वाली चीजें हैं वो उपलब्ध हो रही है, इसलिए आप गरीब नहीं हैं। इसका मतलब गरीब वैसे लोगों को कहते हैं जिनके पास उनकी जीने के लिए, उनको सर्वाइवल के लिए जो नेसेसरी साधन है, नेसेसरी मटेरियल है, वो उपलब्ध नहीं है, तो उसके हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से गरीब कहते हैं। यस या ना? यस सर। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां लोग विशिष्ट चीजों की कमी या कमी का अनुभव करते हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे कि भौतिक चीजें या धन। इसलिए गरीबी एक मिश्रित अवधारणा है जिसमें आर्थिक और राजनीतिक तत्व दोनों ही शामिल होते हैं। ये काफी सुंदर डिफिनेशन है, इसलिए इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, करेक्ट हो या समझने का प्रयास कीजिएगा। Poverty is a situation where the peoples experience the lack of scarcity of specific things that are necessary for survival, such as materials, things, or money. Therefore, poverty is a mixed concept that includes economy and the political elements. बराबर है? तो इसलिए आप गरीब, इसलिए आप गरीब नहीं है निधि। सर आपको लगा ना सर कि जो मतलब जो जॉब वगैरह नहीं करता तो सब गरीब नहीं, वो बेरोजगार है, गरीब कहाँ? यस सर। आपने देखा होगा राजा का जो बेटा होता है वो भी बेरोजगार होता है। यस सर। लेकिन वो गरीब नहीं है। नहीं, वो गरीब नहीं है। यस सर। जैसे मान लो मोदी जी का बेटा होता है, वो कुछ नहीं करता है, तो क्या वो गरीब होता है? नहीं, बेरोजगार बेरोजगार होता है। जैसे नीतीश बाबू का बेटा कुछ नहीं करता है, तो वो क्या है, गरीब है? वो बेरोजगार है। ठीक है, सो इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर आप बात करोगे कि भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है, इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर पॉवर्टी। तो भारत में गरीबी का सबसे मुख्य कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या या जनसंख्या विस्फोट। दिस सिचुएशन लीड्स टू इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इसके वजह से आपको जो हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और पैसा कहाँ से कमाएं इसकी उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है। और हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी भी देखने को मिलती है, क्योंकि इतना ज़्यादा जनसंख्या है, कितना को आप रोजगार दीजिएगा, कितना को आप पढ़ाइएगा, कितना को कोविड वैक्सीन लगाएगा। ये तो मोदी जी जैसा गवर्नमेंट है जिसने आपको 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2018, जो अंतर्राष्ट्रीय फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने 2018 में एक रिपोर्ट दिया था और जिसमें बताया था कि इंडिया का जो रैंक है वो ग्लोबल 100 इंडेक्स में कितना है, 103 है। लेकिन 2021 में ग्लोबल 100 इंडेक्स की रिपोर्ट आई जिसमें 116 कंट्रियों को शामिल किया गया था, उसमें इंडिया का रैंक कितना है, 101 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिया जो है गरीबी के रूप में अपने आप को ठीक कर रहा है, तभी तो रैंक इसका क्या है, ऊपर आ रहा है। यस या ना? और इंडिया की जो स्कोर है किसका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स दैट इज GHI का कितना है जी, 27.5 है। इंडिया हैज ए लेवल ऑफ हंगर दैट इज ए वेरी सीरियस, और इंडिया वास्तव में एक सीरियस लेवल पे। देखिए, क्योंकि इंडिया अगर वो आपका 9.9 से नीचे होता है पॉइंट, तब तो ये अच्छी लो लेवल पे बात है, अच्छी बात है। 10 से 19.9 होता है तो मॉडरेट है,
और जहां 20 से 34.9 के पास आ जाता है, ये मैटर क्या है, सीरियस है। तो इंडिया जो है गरीबी के रूप में एक सीरियस स्टेट में पहुंच चुका है। जैसे ये आंकड़ा 35.9 से लेकर 49.9 के बीच में होगा तो अलार्मिंग सिचुएशन है, और जहां 50% गरीबी पहुंच गई, आप समझिएगा आपके लिए एक्सट्रीम अलार्मिंग सिचुएशन है। अब आपको बचाना बड़ा मुश्किल है। तो इंडिया जो है अभी सीरियस स्टेट में चल रहा है, किसमें जी, गरीबी के रूप में। तो ये जो ग्लोबल 100 इंडेक्स जो तैयार करता है, वो तैयार करने इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार करता है। तो 2018 से मैं कंपेयर किया हूँ 2021 में, जबकि इस दौरान हम लोगों ने कोविड-19 को भी फेस किया है ना जी, और यस सर। पक्का 2 साल फेस किया है। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी इंडिया 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 रैंक पे आ गया है, मतलब रैंक सुधरा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रूट ऑफ इकोनॉमी है, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर, इस एग्रीकल्चर में जरूर सुधार देखने को मिला है। हुआ ही ऐसा ही, कोविड-19 में जितने लोग बाहर मजदूर लोग थे, या जो लोग बाहर थे, उनके पास एक ही ऑप्शन था, क्या, अपने घर में आए और खेती करें, और वह खेती कर करके अनाज का उत्पादन ज़्यादा कर लिया, और जैसे ही इंडस्ट्रियाँ खोली, उत्पादन दनादन दनादन होने लगा, और बाहर में तो डिमांड था ही। तो और जिस तरह से भारत ने कई ऐसे मुल्कों को जिसको फ्री वैक्सीनेशन दिया, उन्होंने भारत से बना हुआ प्रोडक्ट खरीदने के लिए एग्री हो गया। तो जाहिर सी बात है, एक सूझबूझ और तरीके से की गए निर्णय के वजह से आपकी इकोनॉमी स्थिति क्या हो गई, पहले से और सुधर गई। और स्थिति ये है कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व रखने वाला मुल्क कौन बन गया है, भारत। ठीक है। यस भारत सर। में जनसंख्या की वृद्धि गरीबी के प्राथमिक कारणों में से एक है। यह स्थिति अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, वित्तीय संसाधनों तक पहुंच की कमी और उच्च स्तर की निरक्षरता की ओर ले जाती है। इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 130वें स्थान पर था। नाउ इट इज 101 स्थान पे आ गया है 116 देशों में, और इसकी जो रैंक है वो 27.5 के स्कोर के साथ है। इसलिए भारत में भूख का स्तर जो है अभी एक गंभीर स्थिति में है, एक सीरियस स्थिति में है। कोई दिक्कत? नहीं सर। वेरी गुड। नो सर। इतनी नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाते हो ना जी। यस सर। अब हम कह सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति कौन है। ए पुअर पर्सन इज एन इंडिविजुअल्स who does not have the provision or financial capabilities to fulfill the minimum essential necessity of life। एक गरीब व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके पास जीवन के न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रावधान या वित्तीय क्षमता नहीं होता है। शहरी मोहल्लों में स्ट्रीट मोची, धक्का मुक्की करने वाले, कचरा बीनने वाले, फूल बेचने वाले भिखारी और विक्रेता कुछ ऐसे गरीब के और कमजोर समूहों के प्रकार माने जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने तरह का लोग गरीब होता है, कितने तरह का पुअर होता है। तो देयर आर मल्टीपल वे टू डिस्क्राइब द पोवर्टी स्टिकन्स पीपल्स। दीज आर द क्रॉनिक पुअर, मतलब क्रॉनिक गरीबी है, पीपल हु आर लीडिंग कॉन्स्टेंट लाइव्स ऑफ पोवर्टी एंड हु आर नॉर्मली पुअर बट मे हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी विद देम। वो एक नॉर्मल पुअर है, लेकिन क्या है, एक कम अमाउंट उसके पास पैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉजुअल वर्कर, जो लोग डेली काम करते हैं, डेली वेज वाले वर्कर हैं, वो वास्तव में क्या है, क्रोनिक पुअर है, आर क्लासिफाइड कलेक्टिवली एज द क्रोनिक पुअर। तो बार बार पूछेगा कि क्रोनिक पुअर कौन है, जो डेली मजदूर करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो है, लेकिन क्या है, एक लिमिट पैसा है, ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है। दूसरा क्या है, कर्निंग पुअर। The Kernings poor are the people who go in and out of poverty. For example, small farmer and seasonal worker। ये क्या है, ये पोवर्टी ऑफ लाइन से क्या है, ऊपर थोड़ा सा उठ गए हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्निंग पुअर, लेकिन स्टिल ये पुअर हैं। दूसरा क्या है, ट्रांसिएंट्स पुअर, द पुअर हु आर वेल ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम। ये पुअर जो है हमेशा अच्छे रहते हैं, बट मे बी सब्जेक्ट टू बैड लक और डिफिकल्ट टाइम एट द मोमेंट ऑफ टाइम, दे आर द पुअर। मतलब किसी बैड लक के कारण, माने वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियां लगाया, इंडस्ट्री में आग लग गई, उसने गाड़ी खरीदा, गाड़ी टकरा गया, ओके, उसने शर्ट खरीदा तो कांटी में लग के फट गया, उसने खाना खाने बैठा तो कुत्ता आके चाट गया, है ना, समझ आ रहा मेरी बात। वो आप जो है कि निधि जो है
बहुत बढ़िया से रसगुल्ला लेके बाजार से जा रही है, रास्ते में एक साइकिल वाला आया और रसगुल्ला झपट्टे से मार के लेके चल गया, निधि को फिर उधर ठेल दिया। तो ये सब क्या हुआ? सिचुएशनल पुअर हुआ। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिट पुअर। ठीक है, तो ये तीन ही कैटेगरी के जो पुअर होता है भारत के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? असल जो इसका इनकम ही नहीं है उसको पुअर क्या कहिएगा, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो गरीबी के प्रकार चिरकालीन गरीबी, गरीबी का मंथन और क्षणिक गरीबी। तो चीप आप बातों को चीपली इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंट एंड सब डिवाइडेड लैंड होल्डिंग्स, लैक ऑफ कैपिटल, illiteracy about the new technology in farming, the use of traditional method of cultivation and wastage during the storage etc। मतलब भारत में गरीबी का यही कारण है। मुख्य रूप से यह खंडित और उपविभाजित भूमि, जो जोत, पूंजी की कमी, खेती में नई तकनीक के बारे में अशिक्षा और खेती के पारंपरिक तरीकों का उपयोग न करना और भंडारण के दौरान अपव्यय आदि के कारण ही भारत में क्या होती है? गरीबी होती है। तो भारत में गरीबी के कारण ये नहीं कि रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स तो जम के है, लेकिन उस रिसोर्स का हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आपके भारत में दुनिया भर का रिसोर्स है, लेकिन रिसोर्स का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इस रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होने के कारण हम लोग क्या है? गरीब है। अदरवाइज हम लोग वास्तव में गरीब नहीं है। और भारत में जो है स्ट्रक्चरल पॉवर्टी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हालांकि इस मोदी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़बरदस्त पे काम किया है और काम कंटिन्यू है। होपली इसी वजह से हम लोग जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 रैंक पे आ गए हैं 18 के मुकाबले में, ड्यू टू स्ट्रक्चरल पॉवर्टी को हम लोग क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल इशू इन इंडिया। और जो ये पॉवर्टी है भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ी सामाजिक बुराइयों के रूप में सामने है। इट अफेक्ट द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। और ये भारत के बहुत सारे भूभाग में या बहुत सारे आबादी को बराबर प्रभावित करती है। ओके, इसके लिए क्या है, कौन जिम्मेवार है? हमारे यहाँ जो रिसर्च सेंटर है वो काफ़ी few research center using the World Bank data has estimated that the number of poor in India, that is at the rate of 2 per day or less in purchasing power parity, मतलब उसके पास जो खरीदने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी कम है, परचेजिंग पावर कम है, has more than double 60 million to 134 million in a year because of the pandemic induced region। तो परचेजिंग पावर में जो है जबरदस्त वृद्धि हुई है। पहले 60 मिलियन लोग थे जो परचेजिंग पावर नहीं कर पाते थे, अब 134 मिलियन लोग हैं जिनके पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम हुई है। इसका सीधा रीजन क्या था? पेंडेमिक जो हम लोगों ने झेला। इसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का जो काम हुआ है, जिसके वजह से आपका GHI रैंक में अभी भी हम लोग सुधार हैं 2018 के रिस्पेक्ट में। दिस मीन्स इंडिया इज रिटर्न टू अ सिचुएशन वेयर इट इज कॉल्ड कंट्री ऑफ द मास पॉवर्टी आफ्टर 45 ईयर। लेकिन जिस तरह से अगर हम चल रहे हैं और जिस तरह से हम 101 रैंक पे हैं, अगर इस रैंक को मैं कंटिन्यू करता हूं तो आने वाले 45 सालों में इंडिया जो है मास पॉवर्टी से गुजरेगा। क्योंकि अगर आबादी को हम लोग कंट्रोल नहीं किए तो बर्बादी की ओर जाएंगे। इसलिए आबादी को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो इनको एक धर्म से जोड़कर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए वह एक ज़बरदस्त खतरा है। तो पढ़े लिखे वर्ग जो हैं, जो लिटरेट वर्ग हैं, उनको इन बातों को समझना चाहिए कि नहीं, गरीबी का एक बहुत बड़ा रीज़न हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट है, जिसे अगर हम काबू नहीं करते हैं तो आने वाले 45 सालों में हम सीरियस थ्रेटिंग को फेस करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, हरियाणा से ना। यस सर। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन रेट है वो 2% से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए यह सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी आबादी जो है रैपिड राइजिंग पॉपुलेशन का शिकार है, और जिसके कारण पॉवर्टी निश्चित तौर पे, सो इंडियन पॉपुलेशन है स्टीडली इंक्रीज थ्रू द ईयर ड्यूरिंग द पास्ट 45 ईयर। इट हैज राइजन एट द 2.2 पर ईयर। तो 2.2% पर ईयर से बढ़ रहा है। अगर आप 2011 का सेंसस लो तो 1.21 बिलियन है, और ये 2% मीन्स आप देख रहे हो कि 11 के बाद अभी हम लोग 10 साल हो गया है, मतलब 20% आबादी आपकी बढ़ गई होगी। और वो CI के रूप में बढ़ा हुआ का 2%, बढ़ा हुआ का 2%, बढ़ा हुआ का 2%।
तो कुल मिला के मोर देन 20% आपकी आबादी जो है बढ़ गई है। तो इसीलिए यह सीरियस इश्यूज है, इसको हम लोग डिमांड कंपोजिशन या कंजम्पशन में लगातार वृद्धि होगी, और इस वृद्धि के कारण जो है आपका सप्लाई हावी होगा, और जिसके कारण प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन होगा, जिसके कारण बेरोजगारी होगी, और वही बेरोजगारी आपको पॉवर्टी को बढ़ावा देगा। देगा कि नहीं देगा? अरे यस या नो? देगा सर। तो अगर आपका एक इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को काबू नहीं किया गया तो हाइपर इन्फ्लेशन, बराबर है, हाइपर इन्फ्लेशन को काबू नहीं किया गया तो स्टैग इन्फ्लेशन, और स्टैग इन्फ्लेशन को काबू नहीं किया गया तो क्या होगा? बैंकरप्ट। क्या होगा? बैंकरप्ट। और बैंकरप्ट को काबू नहीं किया गया तो क्या होगा? इंसॉल्वेंसी। ठीक है, इसको कहते हैं दिवालियापन। ठीक है, करेक्ट। और अगर ये कम हो गया तो क्या होगा? डिसइन्फ्लेशन होगा ना, और डिसइन्फ्लेशन को और नहीं रोका गया तो क्या होगा? डिफ्लेशन। तो इतने टर्म को आप हमेशा जबान पे याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है तो क्या बढ़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके नीचे भी आएगा तो क्या बढ़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब आपका इन्फ्लेशन रहना चाहिए, हाइपर नहीं, डिसइन्फ्लेशन नहीं। तो इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए? ये अगर 2% से लेकर 6% तक है, कब तक? 2025 तक, तो वेल एंड गुड है, ये कंट्रोल है। और ये अगर कंट्रोल है तो आपको जो पॉवर्टी है वो ऑलरेडी क्या आएगा? कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। और दूसरा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो गड़बड़ है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट आज के क्लासेस के लिए। देखते हैं, अगर मुझे थोड़ा कुछ अर्जेंसी है नेट में ही, चूंकि जो आप देख रहे हो कि रिलायंस फाउंडेशन जो है, नीता अंबानी की जो ग्रुप है, उनकी हमारे साथ मीटिंग है। ठीक है, हो सकता है अगर आप लोगों का सबका आशीर्वाद रहा, ब्लेसिंग रहा, तो मैं आने वाले कुछ महीने में नीता अंबानी फाउंडेशन के साथ अपने विचारों को रख पाऊंगा। ओके, तो देखते हैं, अगर टाइम अगर अभी जस्ट मेरे को मिल जाता है तो थोड़ा सा आपके लिए एक्सक्यूज कहूंगा। ठीक है, और अगर मुझे समय मिलता है तो मैं क्लास ले लूंगा फिजिक्स। बराबर है? यस सर। कितने देर में मीटिंग खत्म होती है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।